अरे आज यही पे सेटअप है। अरे सर बैठिए ना आज यहाँ पे, हम लोग को अभी टाइम नहीं मिलता है, तो आज हम लोग का भी डाउट्स क्लियर कर दीजिए। पूछ पूछ। यही सर। सर जैसे कि पिछले 2 दिनों में मार्केट रिकवर हो रहा है, तो क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है भी? मतलब क्या आपके हिसाब से ये जो करेक्शन है ये हो गया क्या इसका, या फिर इसका और भी नीचे जाने का संभावना है? देखो, शॉर्ट टर्म में तो मार्केट कहीं भी जा सकता है, टेक्निकल बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा लंबा अगर आप व्यू लोगे तो उसमें अभी जो सिचुएशंस है, मैं फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। फंडामेंटल्स के फ्रंट पे आप मुझे कोई भी 2 पॉजिटिव न्यूज़ बता दो तो मैं मान जाऊँगा। हर जगह नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। आप देखो, अगर हम ओवरसीज़ की बात करें, यूएस मार्केट्स में क्या सिचुएशन है, डॉलर लगातार स्ट्रेंथन हो रहा है और वहाँ पे आपके बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ पे करेंसी घटती जा रही है। ऐसे में एफआईआईज़ अगर यहाँ पर पोजीशन होल्ड करते हैं और रुपीज़ और वीक होता है तो उनको और लॉसेस हो सकते हैं, तो इस फ्रंट में भी कोई हमें रिलीफ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखो, इकॉनमी में जिस तरीके का डेटा पॉइंट आ रहा है उसमें भी कोई हमें रिलीफ नहीं मिल रही है। तो अब हमारा जो लास्ट होप है बजट, और बजट में भी जिस तरीके के इंडिया इंक के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा अब लोग होप लूज़ कर रहे हैं कि बजट में भी कुछ खास आने वाला हो, क्योंकि अगर कुछ मार्केट को क्लू मिलता, और हम ऐसा मानते हैं कि मार्केट को हमेशा किसी ना किसी डेवलपमेंट की, हर डेवलपमेंट की खबर होती है, तो अभी मार्केट का परफॉर्मेंस देख के तो नहीं लगता कि बजट में भी कुछ खास होने वाला है। तो फिलहाल अगर हम देखें सारे डेटा पॉइंट्स को जो मार्केट के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, तो हमें तो नहीं दिख रहा कि कुछ मेजर रिकवरी और या रिवर्सल अभी इमीडिएट टर्म में होने वाला है। सर मार्केट की बात अगर छेड़ी जाए तो एफआईआई का मेंशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर क्या लगता है कि एफआईआई का सेलिंग और बढ़ेगा कि उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज भी होगा? देखो, एफआईआईज़ की सेलिंग तो अगर आप उनके पोजीशंस को ट्रैक करिए, डेरिवेटिव मार्केट में उनकी पोजीशंस, अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो मल्टी मंथ्स हाई लेवल पर है, उस पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो और अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स को भी देखें, जैसे जैसे निफ्टी गिर रहा है वहाँ पर ओआई बढ़ रहा है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो पोजीशंस एफआईआईज़ की है। आप अगर इक्विटी मार्केट में देखो, वहाँ पर भी उनके सेल की फिगर आ रही है। तो ये जो है कहीं से भी रुकता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। और मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करता हूँ, आप जान के आपको ताज्जुब हो जाएगा। एक टाइम पे हम कहते थे कि इंडियन मार्केट्स आर बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स। आज क्या सिचुएशन है? आज की सिचुएशन और भी डरावनी वाली है। देखिए, अभी रिसेंटली एक सर्वे किया गया जिसमें ग्लोबल फंड मैनेजर्स का एक व्यू लेने की कोशिश किया गया कि कौन से मार्केट्स वर्ल्ड में ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर वो पैसा लगाना पसंद करेंगे। करीब 190 फंड मैनेजर्स थे और इनका जो टोटल AUM था करीब $500 बिलियन का था। तो वर्ल्ड के टॉप फंड मैनेजर्स का सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि आप किस मार्केट्स में अंडरवेट या ओवरवेट है, यानी कि आप किस मार्केट्स में ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, किस में कम कर रहे हैं। एंड यू विल सरप्राइज टू नो, जिसमें वो सबसे ज़्यादा वेटेज बढ़ा रहे हैं वो है जापान, फॉलोड बाय ताइवान। इसके बाद ज़्यादातर जो मार्केट्स हैं, और मैं एशियन मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों को छोड़ दें तो सब में वो मोटा मोटा अंडरवेट या न्यूट्रल है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इंडिया जो बॉटम 3 में आता है, यानी कि हमसे नीचे शायद चाइना और एक और कोई कंट्री है, यानी कि हम इवन फिलीपींस से भी हम नीचे उनके प्रेफरेंस में हैं। तो जब ग्लोबल फंड मैनेजर्स ऐसा मान रहे हैं कि इंडिया में हमें अंडरवेट रहना है या इंडिया में अपना एक्सपोजर नहीं बढ़ाना है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एफआईआईज़ में नियर टर्म में वो सेलर से बायर बन जाएंगे? सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर हम लास्ट 3-4 महीने का डेटा को देखें, जितना एफआईआई ने बेचा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही डीआईआई ने खरीदा है एक्चुअली। तो फिर भी मार्केट गिर क्यों रहा है इतना, क्या रीज़न है इसका? देखिए, मार्केट में जो है ना, बहुत सी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ हैं जिसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपकी बात को मानूं तो बिल्कुल एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि अगर दो मार्केट के दो बड़े शेयर हैं, एफआईआईज़ और डीआई,
एक 100 रुपये का खरीद रहा है, एक 100 रुपये का बेच रहा है, तो मार्केट तो गिरना नहीं चाहिए, सेम लेवल पे रहना चाहिए। और हम अक्सर देखते हैं दोनों की फिगर्स आसपास रहती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके बावजूद भी मार्केट्स गिर रहे हैं? इसके देखिए कई रीज़न्स हैं, कुछ मैं बता सकता हूँ, कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो जो बता सकता हूँ वो रीज़न्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि जो फिगर्स हमें दिखती हैं ये नेट फिगर्स होती हैं, यानी कि अगर FII 1000 करोड़ की सेलिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा का सारा सेल कर रहा है, वो कुछ बाय भी कर रहा है, कुछ सेल भी कर रहा है। सिमिलरली DIIs के साथ भी ऐसा होता है। तो ये नेट बाय सेल की फिगर्स होती हैं। अब दूसरी बात कि फंड मैनेजर DII कोई एक नहीं है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ DIIs, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ FIIs। तो एवरीबडी इज बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, एंड ऑफ द डे हमें एक कंसोलिडेटेड फिगर आती है कि इतना बाइंग कर रहा है, इतना सेल कर रहा है। तो इसका एक जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये होता है कि अगर मार्केट गिर रहा है पिछले 3 महीनों से और FII के सेल की फिगर आ रही हैं, तो क्लियरली वो जो है इंडेक्स के स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं, और DIIs शायद इंडेक्स में जो खरीदारी कर रहे हैं वो उस लेवल की नहीं कर रहे हैं। अगर वो 100 बेच रहे हैं तो हो सकता है 50 खरीद रहे हैं। और इसी वजह से अगर आप देखो तो मार्केट जितना गिरना चाहिए उतना नहीं गिरा है। DIIs का सपोर्ट मिला है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ये मानना कि 1-to-1 बाइंग सेलिंग हो रही है, FII जो बेच रहा है और DII वही खरीद रहा है 1-to-1, ऐसा मार्केट में नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए हम जो फिगर्स देख रहे हैं ये महीने की कंसोलिडेटेड फिगर देख रहे हैं। अब 3 दिन तक मान लीजिए FIIs ने इन्फोसिस को सेल किया, इन्फोसिस गिर गया 3-4%। 3 दिन बाद DIIs ने खरीदना शुरू किया, शायद उन्होंने जितना बेचा उसका 50% खरीदा, थोड़ा रिटेल ने खरीदा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये इसका कोई जो एज्यूम करना कि दोनों की फिगर सेम है तो मार्केट को सेम लेवल पे होना चाहिए, ये सही नहीं है। सर, हमारे इकोनॉमी पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा ही है, तो इस इकोनॉमी के ऊपर आपका क्या विचार है? क्या ये मार्केट का गिरने का रीज़न हो सकता है? ऑब्वियसली देखिए, अगर हमारे इकॉनमी में ऑप्टिमिज्म होता तो FIIs वो क्यों इतना सारा पैसा वापस अपने देश में ले जाते। अभी उन्हें लग रहा है कि यार बॉन्ड यील्ड में तो मैं भले ही 5% 4.5% मुझे यील्ड मिल रही है तो मैं वहाँ पर पैसे लगाऊं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि इंडियन मार्केट में तो शायद इतना भी हमें नहीं मिल पाएगा, हमारा कैपिटल भी सस्टेन नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न ये है, एक मेजर रीज़न है, अगर हम ग्लोबल रीजंस को इग्नोर करें, उसके अलावा जो एक बड़ा रीज़न है कि हमारे इकॉनमी का जो डेटा आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। देखिए, अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो पिछले कई वीडियोस में मैंने बताया कि किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेस है और जो बैड लोन्स है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और क्यों बढ़ोतरी हो रही है? क्योंकि लोग लोन्स को रिपे नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे एक डिस्ट्रेस दिख रहा है। और क्यों रिपे नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इकॉनमी की हालत ख़राब है, जॉब मार्केट की हालत ख़राब है, कंजम्पशन कम हो रहा है। तो ओवरऑल ये सेंटिमेंट है। अब यही सिचुएशन ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर में ही है, आप देखो सभी इंडस्ट्री में धीरे धीरे दिख रहा है। अभी आप रिसेंट अगर रिजल्ट्स जो Q3 के आ रहे हैं, आपको यही सिचुएशन देखने को मिलेगी, चाहे कोई भी कंपनी हो। अब देखो आप FMCG कंपनीज HUL के रिजल्ट्स है, वो भी वही कह रहे हैं, डिमांड में स्लो डाउन। अब देखो जोमेटो का रिजल्ट आया, वो भी यही कह रहा है, डिमांड में स्लो डाउन। अभी करीब 200 कंपनीज़ के जो Q3 के रिजल्ट्स की एनालिसिस की गई है, और आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि उसमें जो टोटल जो रेवेन्यू है उसमें करीब 1.5 की गिरावट हुई है। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करता हूं कि अभी रिसेंटली ही जो रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है तो करीब 200 कंपनीज़ का एक कंबाइंड स्टडी की गई कि इनके टोटल नेट रेवेन्यू में जो है कितना जो बढ़ोतरी हुई है या फॉल हुआ है। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो, उसमें एक्चुअली फॉल देखने को मिला है, करीब 1.5% का फॉल देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली थी। तो क्लियरली बता रहा है कि पिछले 3 महीने में डेटा की अगर आप माने, और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता,
अगर आपको ईमानदारी से डेटा शेयर किया गया है तो वो आपको सही कहानी बताएगा, और डेटा में क्लियरली स्लो डाउन के सिम्टम्स दिख रहे हैं। क्या रिसेशन में ये बदल जाएगा? इट्स टू अर्ली टू से, बट स्लो डाउन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और जब स्लो डाउन होगा तो कंपनी कहाँ से मुनाफा कमाएगी, और कहाँ से आप जो 30% 40% शेयर बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हो कहाँ से आएगा, आप मुझे बताइए। और सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हम जैसे रिटेल्स का क्या, हम लोग इस मार्केट में रहें नहीं रहे, एंट्री हम लें या नहीं लें, क्या हम लोग को अभी स्टेप लेना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये, अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, बट आप जो पैसा कमिट कर रहे हैं इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए कमिट करना पड़ेगा। पहली चीज़, आप ये मत लगाइए, सोच के चलिए कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, एक साल में मुझे ग्रोथ के साथ मैं निकाल लूँगा। आपको लंबा कमिट करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बी प्रिपेयर्ड फॉर फॉल। अब देखिए, जिस तरीके से अभी मार्केट गिरा है, आप कहेंगे 10% गिरा, 12% गिरा, बट इन रियलिटी स्टॉक्स तो 30-40% गिर गए, और अच्छे अच्छे नामी गिरामी स्टॉक्स गिर गए। अभी आप टाटा मोटर्स की ही बात कर लें, 1150 से 750 पे आ गया, 400 रुपीज़ गिर गया। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। और ये जो फॉल है ना, अभी ये मत सोचिए कि बहुत गिर गया, 30% गिर गया, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। ये फॉल और भी आ सकता है, खास करके रिटेल के फेवरेट स्टॉक्स में इससे भी कहीं ज़्यादा फॉल आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपको करेक्शन के लिए तैयार रहना है, और अगर आपको अपने स्टॉक्स पे कॉन्फिडेंस है तो नीचे लेवल पर आपको लेना है। नीचे का मतलब ये नहीं होता कि 5% पे मैं ले लूँ, नीचे का मतलब होता है कि 30, 40, 50% तक, अगर इफ़ इट इज़ अ लार्ज कैप देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर 50% फॉल। और अगर आपको स्टॉक में कॉन्फिडेंस है, अगर कंपनी के मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस है, तो आप क्यों नहीं खरीदेंगे 50% फॉल पे? ओके। तो दूसरी चीज़ तो हमें ये रखना है कि हमें नीचे के लेवल के लिए फंड रखने हैं। अदरवाइज़ आप ये सोच लो कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ और कभी ना कभी तो रिकवर हो जाएगा। जी हाँ, रिकवर होगा। आपने 100 रुपये में स्टॉक खरीदा, 120 गया, 120 से फिर वापस 100 आया, 80, 60, 50, अब आप होल्ड कर रहे हो। अगले 5 साल में वो शायद वापस ब्रेक इवन होगा। आपका रिटर्न क्या रहा? या हो सकता है ब्रेक इवन ना भी हो। आप डीएलएफ का एग्जांपल देख लो, 2008 के क्रैश के बाद 1100 से स्टॉक 200, 250, 300 तक गया। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अभी भी उस लेवल को क्रॉस नहीं किया है। तो ये तो हम लीडिंग कंपनीज की बात करें, हम कोई स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। तीसरी चीज़ जो है, हमें अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ट्रिम करना चाहिए। जो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनमें अपनी कटौती करिए, खास करके वो स्टॉक्स जो रिटेल के फेवरेट हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भीड़ के साथ जुटे हुए हैं, जिन स्टॉक्स पे रिटेल काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, बुलिश रहते हैं, वो शुरू में आपको गेन देंगे लेकिन बाद में बहुत पेन देंगे, और ऐसा पेन देंगे कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसलिए उन स्टॉक्स में कम से कम पोजीशन को लाइट करने का सोचना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हमें कम से कम एट द मिनिमम हमें करना चाहिए इस करंट मार्केट सिनेरियो में। तो सर, अगर सेक्टर की बात देखें तो कौन सा सेक्टर आपको अभी स्ट्रांग लग रहा है और जिसमें रिटेल इन्वेस्टर अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, सेक्टर्स की अगर बात करें, अगर हम एक 8 ईयर 10 ईयर्स स्टोरी की बात करें, तो मैं लगातार पिछले कई सालों से शेयर कर रहा हूँ कि हेल्थ केयर इज़ द वन, स्पेशली हॉस्पिटल सेक्टर्स, और इसी वजह से इन स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट भी नहीं हो रही है। अगर आपको याद होगा, हमारा जो 2021 का पोर्टफोलियो था उसमें हमने कई हॉस्पिटल के स्टॉक्स ऐड किए थे। इस वाले जो 2024 पोर्टफोलियो में भी हमने एक ऐड किया है, क्योंकि अब ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं सही वैल्यूएशंस पर, और वो आज भी नहीं गिर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक लॉन्ग टर्म की स्टोरी है। तो ये एक सेक्टर है, ये मेरा फेवरेट है, आप सब जानते हैं। इसके अलावा कुछ अगर हम डिफेंसिव सेक्टर्स की बात करें, एफएमसीजी आता है। अब एफएमसीजी की परफॉर्मेंस तो ख़राब रहे, लेकिन अगर आप कंपनी को स्टडी करेंगे, उनके डेवलपमेंट्स को, तो आप पाएंगे कि उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, और अब वो उन ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाने की
कोशिश कर रहे हैं, जो वेल्दी हैं, जिनके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, और वो ऐसा ही करते हैं। जब भी अगर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में प्रॉब्लम है तो वो दूसरे को खोजते हैं कहाँ पर पैसा जा रहा है और उनको टारगेट करते हैं। और फिलहाल वो ऐसी ही स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो सूनर और लेटर वो भी रिकवर करेंगे। आप देखो अभी रिसेंट टाइम्स में एफएमसीजी में भी गिरावट हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें, देखिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि इंडिया में इकॉनमी तो फ़िलहाल थोड़ी शेकी सिचुएशन में है। हो सकता है बजट में कुछ डेवलपमेंट्स आ जाए जिससे उसको पुश मिले, लेकिन मेरा मानना है कि हमें ऐसे स्टॉक्स पे भी बेट करना चाहिए जो सोली इंडियन इकॉनमी पर ना डिपेंडेंट हो, क्योंकि अगर इंडिया की इकॉनमी नीचे गई तो उनके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर कि आप कुछ स्टॉक्स ऐसे रखें अपने पोर्टफोलियो में जो फॉरेन मार्केट से रेवेन्यू अर्न करते हैं, यानी कि जो एक्सपोर्ट्स करते हैं। ऑफ कोर्स आईटी फार्मास्यूटिकल्स हैं, लेकिन हमें ऐसी कंपनीज़ को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जो टोटली एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, या जिनका 80-90% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, उसमें भी रिस्क होता है। तो आइडियली 60-40, 40-60 ऐसे मिक्सेस को अगर आप ढूंढ पाएँ और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं मिलेंगे तो वो स्टॉक्स ज़्यादा रहेंगे। इसके अलावा देखो गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड मैं लगातार कह रहा हूँ, तो गोल्ड अभी रिसेंटली अगर देखो तो 3 मंथ्स हाई पे चल रहा है, तो ये भी कम से कम अगले 1-1.5 साल तक की इक्विटी को बीट कर सकता है, और कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को, जो टोटल पोर्टफोलियो है उसको थोड़ी स्टेबिलिटी भी देगा। तो गोल्ड पे भी डिपेंडिंग अपॉन आप किस एज ग्रुप में आते हैं वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एट द मिनिमम मुझे लगता है 10% हमें रखना चाहिए। अब देखिए क्रिप्टो का अब कहानी दोबारा से रिज्यूम हो गई है। बिटकॉइन अगेन ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, और इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रम्प दोनों क्रिप्टोज़ के फ़ैन हैं, वो पता नहीं क्या करने वाले हैं। अब अगर क्रिप्टो मार्केट को वो ग्रो कराएंगे तो भाई सीधा उसका इम्पैक्ट तो स्टॉक मार्केट पे आना ही है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट पे पोजीशन के अलावा थोड़ा हमें डाइवर्सिफाई करने का सोचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें क्रिप्टो में भी पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया के रेगुलेशंस थोड़े अलग हैं। तो यहाँ पे अभी भी क्रिप्टो को लेके काफ़ी लोग जो है कन्विंस नहीं है, इसलिए बेटर टू अवॉइड क्रिप्टोज फॉर नाउ। अगर आने वाले दिनों में गवर्नमेंट कहती है कि क्रिप्टो को एनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट, देन वी कैन एक्सप्लोर। फॉर नाउ हमारे लिए इक्विटी मार्केट में आप हैं तो ठीक है, बने रहें, लेकिन थोड़ा पैसा गोल्ड में भी लगाएं। देखिए मैं अपनी बात अगर बताऊं, आई स्टार्टेड एज एन इन्वेस्टर, बट आई रियलाइज कि इन्वेस्टिंग से जो पैसे बनते हैं उससे घर का खर्चा तो नहीं चलता है। वो तो आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद आप उसे इनकैश करते हो, वो आपकी वेल्थ बनाता है, आपकी कैपिटल बनाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट टर्म में थोड़ा अर्न करूं, तो ट्रेडिंग देखिए इतनी बुरी चीज़ नहीं है, एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं। और हर किसी का टेम्परमेंट ऐसा नहीं होता है कि वो कर सके, क्योंकि इसमें थोड़े आपके जो है प्राइजेस शार्पली शॉर्ट टर्म में मूव करते हैं, वॉलेटिलिटी रहती है। लेकिन अगर आप उसको झेल पाते हैं तो आई थिंक हमें थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। देखिए इमेजिन करिए अगले 3 साल तक मान लीजिए बेयर मार्केट आता है, तो इन्वेस्टर तो पैसे नहीं कमा पाएगा। आप रोज़ देखेंगे हमारा पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो अगर आप में ट्रेडिंग स्किल्स है तो थोड़े बहुत शॉर्टिंग वॉटिंग फ्यूचर ऑप्शंस इसमें करके आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इक्विटी मार्केट में टाइम इज़ ऑन योर साइड, कि भाई कभी ना कभी तो रिकवर हो जाएगा। अगर कंपनी बैंकरप्ट नहीं होती है तो हो भी जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें फिर अपने लॉसेस भी बुक करने पड़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका टेम्परमेंट अलाउ करता है तो इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप कोई पास टाइम नहीं है और आप इतने उतार चढ़ाव नहीं झेल सकते तो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम इट। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है या कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको करना ही करना है। यू कैन एब्सोल्युटली अवॉइड इट। और सर आप कुछ की लेवल्स अगर इसके बोल पाएँ हमको, तो मतलब कौन से लेवल्स पर हम बाइंग या सेलिंग पे ध्यान दें? अरे यार वो ज़रा मेरा लैपटॉप दे दे यार।
देखो लेवल्स की अगर बात करें तो दो लेवल अभी फ़िलहाल बनते हैं। पहला अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, अगर 2-4-5 दिन की रैली हमें देखनी है तो करीब 23,500 ये की लेवल है। इस लेवल से ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन होते हैं, कम से कम आधा दिन सस्टेन होता है, तो 2-3 दिन की हमें बाउंस मिल जाएगी। अगर आप एज एन इन्वेस्टर देख रहे हैं या थोड़े लंबे अवधि के लिए देख रहे हैं तो ये दिस इज़ मीनिंगलेस, ये एक ट्रेडर के लिए ये लेवल की है। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें कोई मीनिंगफुल मार्केट में बाउंस मिले या मार्केट में रिवर्सल हो जाए, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें जो पिछला हाई था उसको ब्रेक करके मार्केट को ऊपर जाना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये हमें इसे टेक्निकल बाउंस ही मानेंगे। मार्केट में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो पिछले हाई को पार करके ऊपर जाए। तो पिछला हाई हमारा कब बनता है? पिछला हाई हमारा बना है 13 दिसंबर के आसपास और वो लेवल बनता है 24,775। तो अगर ये लेवल पार होता है और इसके बाद प्राइजेस सस्टेन होते हैं, कम से कम 2-3 दिन सस्टेन होते हैं, तब हमें थोड़ी होप मिलेगी और हमें उम्मीद लगा सकते हैं, चाहे वो एक टेक्निकल बाउंस हो, चाहे कोई भी उसके पीछे का रीज़न हो, कि यहाँ से हमें एक मीनिंगफुल बाउंस दिखे या रिवर्सल दिखे। अदरवाइज़ हमें छोटी मोटी रैली को जो एज ए ट्रेडर हम उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगी। तो सर हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं उनके कुछ इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो कि वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो क्या वो सवाल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं? ऑफ कोर्स कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन में उसका रिस्पॉन्ड करें। जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स हैं तो उसका हम इस तरीके के वीडियो से भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो #ask_bulltrack इस हैशटैग के साथ आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे उसको हम इस ऐसे वीडियोस के थ्रू आपका रिस्पॉन्ड डेफिनेटली करेंगे। हो गया बस? ठीक है, चलो हो गया।